हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज इस वीडियो में मैं आज आप लोग को अप्लाइड मैकेनिक्स बताऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मैकेनिक्स पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो देख लेंगे। उसमें मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो एक मैकेनिक्स का ब्रांच होता है अप्लाइड मैकेनिक्स। मैंने आपको बताया था अदर ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स में वो कई ब्रांच होते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स, गैस डायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स। ऐसे अप्लाइड मैकेनिक्स भी एक ब्रांच होता है। तो अब हमें अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। ठीक है। तो मैकेनिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। यानी कि एक रिजिड बॉडी पर किसी भी फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, क्या उसका बिहेवियर होता है, उसके बारे में स्टडी जो हम करेंगे उसे मैकेनिक्स बोलते हैं। लेकिन अप्लाइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन अलग है। मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स अलग अलग डेफिनेशन होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स एक मैकेनिक्स का ब्रांच होता है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है कि जब हम किसी भी मशीन के उसके जो टूल्स होते हैं, यानी उसके जो पुर्जा होता है, मशीन मैकेनिज्म यानी उसका जो यंत्र विन्यास होता है, मशीन स्ट्रक्चर्स या उसका जो ढांचा होता है, या एंड मोशन मेंबर्स या उसके जो मेंबर्स मोशन करते हुए रहते हैं, जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। यानी यहाँ पर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि एक मशीन से रिलेटेड होता है, और उस मशीन के जो टूल्स यूज किए जाते हैं उस टूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में यूज करते हैं, उसका जो मोशन मेंबर होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, और उस मशीन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं मशीन। तो मैं कह सकता हूं कि डील्स विद द स्टडी ऑफ मशीन टूल्स, मशीन मैकेनिज्म, मशीन स्ट्रक्चर्स एंड मोशन मेंबर्स इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। इट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। यह इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अच्छा ब्रांच होता है अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसका हमारे इस दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है और प्रैक्टिकली भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बात समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स की। डील्स विद द स्टडी ऑफ मशीन टूल्स, मशीन मैकेनिज्म, मशीन स्ट्रक्चर्स एंड मोशन मेंबर्स ऑफ मशीन इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। यानी अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम जो मशीन के पुर्जे होते हैं, मशीन का ढांचा होता है, मशीन का जो यंत्र विन्यास होता है और गति करने वाले जो अवयव होते हैं मशीन के, उनके बारे में जो अध्ययन करेंगे उसे बोलते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, यानी अप्लाइड मैकेनिक्स। बात समझ में आई आपको? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर डील्स विथ, किस किस के बारे में हम डील करते हैं यहां पर? डील्स विद द स्टडी ऑफ मशीन टूल्स। कोई भी मशीन है उसके जो टूल्स होते हैं, मशीन टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, मशीन मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मशीन, मोशन ऑफ मेंबर ऑफ मशीन या मोशन ऑफ मेंबर, इनके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। उसे क्या कहते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स। इट इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। बात समझ में आई? फिर से देखिए, इसके अंतर्गत हम मशीन टूल्स, मशीन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ मशीन एंड मोशन ऑफ मेंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स।
ठीक है, अब मैं बात करता हूं फोर्स क्या होता है। ठीक है, यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि अप्लाइड मैकेनिक्स में हमें किसके बारे में स्टडी करना है। जितने भी प्रॉब्लम्स आएगा वो सारे प्रॉब्लम केवल इन्हीं पर होगा। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स में जितने भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा वो सब किस पे मिलेगा, इन्हीं पे मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में शायद हम सभी लोग जानते होंगे, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फोर्स एक प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक बाहरी बल होता है, बाह्य बल होता है जो किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं फोर्स। मान लीजिए आपका कोई भी बॉडी है, मोशन कर रहा है, ठीक है, या रेस्ट पोजीशन में है, और मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, या तो वो मोशन करने लगेगा या मोशन करने वाला ही होगा, या मोशन करती हुई फोर्स को मैंने क्या किया, रोक दिया। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो मैं एक शॉर्टकट में डेफिनेशन कह सकता हूं, यह एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज करे या चेंज करने का कोशिश करे, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस बॉडी के एक्सेलरेशन को चेंज करे या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। वहां पर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, उसके वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी। तो जब किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंजिंग करे उसे क्या बोलते हैं, फोर्स। तो इसका इंग्लिश में अगर डेफिनेशन बोलें तो क्या हो जाएगा, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी, जब किसी भी बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है या एक्ट करता है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर उस बॉडी के वेलोसिटी में चेंजिंग लाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फोर्स। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होता है। तो मैं कह सकता हूं, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के पोजीशन को उसको चेंज करे, या विरामावस्था में है तो उसे गति अवस्था में लाए, गति अवस्था में है तो विरामावस्था में लाए या लाने का प्रयास करे, उसे फोर्स कहते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, इसके क्या क्या लक्षण हैं, बल के लक्षण। ठीक है, यह था बल का डेफिनेशन। जहां भी फोर्स लिखा होगा उस फोर्स के साथ में आपको 4 ऐसे प्रॉपर्टीज दिखेंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये आपका फोर्स है। वो चारों लक्षण क्या क्या है, वो क्या क्या कैरेक्टर हैं चारों फोर्स के। नंबर फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप कहीं फोर्स लगा हुआ देखेंगे तो वहां पर मैग्नीट्यूड उसका होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हिंदी में बोलते हैं बल का परिमाण। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि कितने मास का या कितने न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, वहां पर कितना फोर्स लगा हुआ है। जो फोर्स का वैल्यू है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बोला कि 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है तो 20 न्यूटन, ये 20 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जब भी कोई फोर्स लगा होगा तो उसका कुछ न कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। नंबर बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक तो हो गया मैग्नीट्यूड आपका। डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ लाइन या डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा, बल की दिशा। जब भी कहीं फोर्स लगा होगा तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि बिना डायरेक्शन का फोर्स लग गया, किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स जरूर लगेगा।
नंबर सी पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। बल का बिंदु, जो आपका फोर्स कहीं ना कहीं लगा होगा तो उस फोर्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट करता है। ऐसा तो है नहीं कि बिना किसी पॉइंट का ही फोर्स लगेगा, किसी न किसी पॉइंट पे तो फोर्स आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अगला है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल की क्रिया रेखा। जहां भी कहीं फोर्स लगेगा ना तो उसका एक लाइन ऑफ एक्शन बन जाता है, एक लाइन जरूर बन जाता है। मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं, ये चारों चीजें आपको दिखाई देगा। मान लीजिए ये कोई आपका बॉडी है, ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है और इस पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है, एफ फोर्स लगा हुआ है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन आगे की तरफ हम ले जा सकते हैं। अब देखो इस पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस हैं वो चार टाइप के जो मैंने आपको बताया, वो चारों चीजें आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। क्या क्या? नंबर फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। एफ क्या है? एफ है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ऐसा नहीं है कि बिना किसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लग जाएगा, यहां पर कोई ना कोई आपका वैल्यू लिखा होगा, यहां पर एफ वैल्यू लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है? एफ है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। नंबर सेकंड, डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये जो एरो का चिन्ह मैंने लगाया हुआ है क्या है आपका? डायरेक्शन है ये। जब भी कहीं फोर्स लगा हुआ होगा तो वहां पर ये डायरेक्शन जरूर होगा, जिसे हम एरो बोलते हैं, तीर का जो निशान बना हुआ है वो जरूर होगा। अगर नहीं लगा हुआ है तो वो आपका फोर्स नहीं कहलाएगा, वहां पर डायरेक्शन जरूर होगा। डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, ये भी डायरेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन ये भी हो सकता है, डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। यहां पे बताया गया है कि पॉइंट ए पे फोर्स लगा हुआ है, कोई ना कोई पॉइंट जरूर दिया जाएगा आपका जिस पॉइंट पर आपका फोर्स एक्ट करता है। नंबर लास्ट 4 नंबर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। जो आपका ये फोर्स लगा हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन जरूर होता है, यानी इस फोर्स को हम आगे की तरफ लाइन बना सकते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी शो कर सकते हैं, यानी एफ फोर्स आपका उस लाइन ऑफ एक्शन पे माना जाएगा। अभी मैं एक आपको बताने वाला हूँ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो उसका जो प्रिंसिपल है ना वो कुछ इसी से मैच करेगा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। अब मैं बात करता हूँ टेंशन फोर्स क्या होता है और कंप्रेशन फोर्स क्या होता है। टेंशन फोर्स, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है, तनाव बल, यह एक ऐसा बल होगा, ऐसा फोर्स होगा जो किसी बॉडी पर इस प्रकार से लगे कि उस बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसका अंदर का एटम्स होता है, उसको क्या करे, ये एलोंगेशन, उसको आगे फैलाने का प्रयास करे या उसे फैला दे, या उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करेगा, ये अपनी तरफ बाहर की तरफ खींचेगा, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। उसे क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। तो हम साफ साफ शॉर्टकट में कह सकते हैं इस डेफिनेशन को कि तनाव बल एक ऐसा बल होता है जो किसी पिंड पे इस प्रकार लगता है कि उस पिंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको दूर दूर करने का प्रयास करे या उन्हें खींचने का प्रयास करे, उसे तनाव बल कहते हैं। बात समझ में आई आपको? टेंशन फोर्स क्या होता है? दीज फोर्सेस ट्राई टू इंक्रीज the interatomic distance of the atoms which produce elongation in the body is called tension force। क्या मैंने आपसे बोला? टेंशन फोर्स क्या होता है? These forces try to increase the interatomic distance of the atoms which produces elongation in the body is called tension force।
टेंशन फोर्स तनाव बल एक ऐसा बल होता है जो कि बॉडी को जब लगता है तो उसके जो अंदर एटॉमिक, जो अंदर उसके कण होते हैं, उसको क्या करता है, दूर करने का प्रयास करता है। उसे क्या बोलते हैं, तनाव बल बोलते हैं। बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं कंप्रेशन फोर्स का, अच्छा टेंशन फोर्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉडी है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे इधर भी फोर्स टी लगा हुआ है, इधर भी फोर्स टी लगा हुआ है। तो ये टी फोर्स क्या कर रहा है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट क्या कर रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये खींच रहा है बाहर की तरफ, वो क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स। और कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे मान लो ये कोई बॉडी लगा हुआ है, ये वो बॉडी है, इधर से फोर्स लगा हुआ है F, इधर से भी लगा F, क्या कर रहा है, इसे कंप्रेस कर रहा है। तो इसी डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा। जहां पर मैंने बोला था इंक्रीज, वहां पर लिखेंगे डिक्रीज, यानी दीज फोर्सेस ट्राई टू इंक्रीज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वहां पर लिखेंगे डिक्रीज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ऑफ द एटम्स विच प्रोड्यूस टू एलोंगेशन इन द बॉडी। टेंशन में होता है, यहां पर कंप्रेशन इन द बॉडी हो जाएगा आपका। तो मैं कह सकता हूं कि कंप्रेशन फोर्स यानी संपीड़न बल, इसे हिंदी में बोलते हैं। संपीड़न बल एक ऐसा बल होता है जो किसी बॉडी पर इस प्रकार कार्य करे या इस प्रकार लगे कि बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करे, उनके डिस्टेंस को कम करे या उन्हें दबाने का प्रयास करे, उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेशन फोर्स। बात समझ में आई। फिर से रिपीट करता हूं मैं, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स इस प्रकार लगे कि उनके जो उनका एटम्स होता है उनके डिस्टेंस को अगर बढ़ाए तो टेंशन फोर्स हो गया, कम करे तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन फोर्स। या आप कह सकते हैं कि उस बॉडी को अपनी तरफ खींचे तो टेंशन फोर्स हो गया और उसे दबाए तो कंप्रेशन फोर्स हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स को। टेंशन फोर्स क्या होता है, दीज फोर्सेस ट्राई टू इंक्रीज the interatomic distance of the atoms which produce elongation in the body is called tension force. And what is compression force? These force try to decrease the interatomic atomic distance of the atoms which produce compression in the body is called compression force. बात समझ में आई। चलिए अब मैं बहुत ही अच्छा दो डेफिनेशन और आपको बताने वाला हूं जो कि बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब वो डेफिनेशन है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है ये। बलों के स्थानांतरण शीलता का सिद्धांत। जैसा कि आपको इसका जो हिंदी में अर्थ है, इसका मीन्स है, उससे हम डेफिनेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, यानी स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो क्या होता है, पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करता है तो उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, उस लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट करता हुआ माना जाएगा अगर वो बॉडी आपस में बहुत अच्छी तरह से ज्वाइंट है। तो क्या मैंने बोला, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे जब किसी पिंड पर कोई बल कार्य करता है तो उस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर वह बल कार्य करता हुआ माना जाएगा। उसे कहते हैं बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। क्या मैंने बोला आपसे, जब किसी पिंड पर कोई बल कार्य करता है तो उस बल की जो क्रिया रेखा है, उस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर वह बल कार्य करता हुआ माना जाएगा। उसे कहते हैं बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत।
वैसे मैं आपको समझा दूं कि जब किसी, मैंने क्या बोला, जब भी कोई बॉडी है उस बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करता है, मान लीजिए F फोर्स है और इस पॉइंट नंबर A पर एक्ट किया, ठीक है, तो इस बल की जो क्रिया रेखा है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है, तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे यानी बल की क्रिया रेखा कहाँ पे जाएगा, ये हो गया आपका बल की क्रिया रेखा। तो इस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर यह फोर्स लगा हुआ माना जाएगा। यानी जितना फोर्स ए पॉइंट पे लगा है उतना ही यहाँ बी पॉइंट ले लो, यहाँ भी लगा हुआ है, सी पॉइंट यहाँ भी लगा हुआ है, डी पॉइंट यहाँ भी लगा हुआ है, ई पॉइंट यहाँ भी लगा हुआ है। यानी उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पे वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स माना जाएगा। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जब किसी भी बॉडी पर कोई बल, कोई फोर्स एक्ट करता है तो उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है, उस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पे वही फोर्स एक्ट करता हुआ माना जाएगा। उसी को बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। बात समझ में आई आपको? यानी किसी भी बॉडी पर जब कोई बल लगता है तो उस बल की जो क्रिया रेखा होता है, उस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर वह बल लगा हुआ माना जाएगा। उसे बोलते हैं बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। तो इंग्लिश में मैं कह सकता हूं, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, then any point lying on the line of action of forces can assume to be acted upon by the forces is called transmissibility of forces. Once again repeat में करता हूं एक बार आपको फिर से। When a force act on a body, then any point lying on the line of action of forces can assumed to be acted upon by the force is called transmissibility of forces. बात समझ में आई आपको कि जब भी किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करता है तो उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पे वह फोर्स एक्ट करता हुआ एज्यूम किया जाएगा या माना जाएगा। यही सिद्धांत है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का। अब अगला मैं आपको टॉपिक बताता हूं, फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस। बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। जैसा कि इसका जो हिंदी में इसका मीन्स है फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस का, उससे ही आपको पता चलता है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, जब किसी पिंड पर अनेक बल लगे हुए हों, मैनी फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, तो प्रत्येक बल अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से उस पिंड पर लगाएगा। क्या मैंने बोला? जब किसी पिंड पर अनेक बल एक साथ कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से उस पिंड पर लगाएगा। इसी को बोलते हैं बलों के भौतिकी स्वतंत्रता का सिद्धांत। बात समझ में आई आपको? जब किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स एक साथ लगे हुए हैं तो अपना जो इफेक्ट है वो फोर्स अपना इफेक्ट उस बॉडी पर लगाएगा। उसी को बोलते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस। आपको भी ये प्रैक्टिकली आप सोचिए कि जब भी कोई बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स यहाँ लगा है F1, इधर लगा है F2, यहाँ लगा है F3, इधर लगा है F4, बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। तो ये जितने भी फोर्स लगे हुए हैं इनका जो इफेक्ट है स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर के उस बॉडी पर अपना जो पर्टिकुलर जो उनका फोर्स लगा हुआ है वो उस पर बॉडी पर लगाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में, a body may be acted upon by number of forces. Each force produce its own effect on the body. The effect of each forces is independent, as there is no other forces acting on the body. Is called principle of physical independent of forces. फिर से रिपीट करता हूँ, a body may be acted upon by number of forces. Each forces produce its own effect on the body. The
effect of each force is independence as there is no other forces acting on the body is called principle of physical independent of forces। तो एक बार मैं दोनों डेफिनेशन को फिर से रिपीट करता हूं, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस और फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस दोनों क्या होता है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस समझिए पहले आप, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट करता है या कोई फोर्स लगता है तो उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, उस बल की जो क्रिया रेखा है, उस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पे, किसी भी पॉइंट पे वह फोर्स एक्ट करता हुआ माना जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्सेस ऑफ फोर्सेस। फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है? जब किसी बॉडी पे बहुत सारे बल, कई बल एक साथ लगे हुए हैं तो प्रत्येक बल, ईच फोर्स, प्रत्येक बल अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से उस पिंड पर लगाएगा। इसी को बोलते हैं बलों के भौतिकी स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल फिजिकल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन में बस इतना ही था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है। फिर मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में और एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया। आज का जो टॉपिक था हमारा, अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स के लक्षण क्या क्या होते हैं, टेंशन फोर्स क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या है एंड प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है। इतने टॉपिक को मैंने आज कवर किया। अगर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। इस यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट। फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ।